So welcome back to the another video of this the same chapter, that is public facilities. Up to our previous lecture we discussed four different person having different situations. The first was Mr. Ram Gopal, who was a senior government official. Then the second was Subramanyam, who was living in Mylapore and he used to suffer water shortage. Then the third was Shiva. He was living in rented house in Madipakkam. He was having, means he used to purchase, he used to buy bottled drinking water. Okay. Then the last one was Padma. She was a domestic worker in Sadapet and she lived in a slum. And the rent that she used to pay for her slum was rupees 650. Okay. And out of, means she was paying 650, but this hutment in which she was living neither had a bathroom nor had a tap connection. ठीक, मतलब रहती तो वो 650 पे करके थी, पर उसके जो उसके हटमेंट में ना तो वॉशरूम था, मतलब बाथरूम था, और ना ही कोई टैप का कनेक्शन था. मतलब इन चारों सिचुएशन में हमने देखा कि पर्सन टू पर्सन ये वाटर सप्लाई कैसे वेरी कर रहा था. ठीक है. फिर हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज दिस. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज पिक आउट. ये वाला तो हमने कर ही लिया था कल. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करना था, व्हाट इन योर व्यू इज़ सिमिलर एंड व्हाट इज़ डिफरेंट इन सुब्रमण्यम्स एंड पद्मास एक्सपीरियंसेस. कह रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग बताएं कि सुब्रमण्यम और पद्मा की जो सिचुएशन है वो कैसे सिमिलर है और कैसे अलग है. तो ये है कि सुब्रमण्यम, सबसे पहली बात तो वो अपार्टमेंट में रह रहे थे. ठीक. और उनके पास मान लो कि 2 दिन में एक बार पानी आ रहा था, पर उन्होंने प्राइवेट बोरवेल करवा रखा था ताकि उनकी वाटर नीड्स फुलफिल हो सके. ठीक है. बोरवेल करा रखा था, हाँ बिल्कुल. और उस बोरवेल से भले ही ब्रैकिश वाटर आता था, उसके साथ साथ वो 500 से 600 हर महीने टैंकर से पानी खरीदने में स्पेंड करते थे. मतलब वो जो म्यूनिसिपैलिटी से भी वाटर आता था. ठीक. प्राइवेट बोरवेल भी कराया था जिससे ब्रैकिश वाटर आता था. प्लस में जो थर्ड है वो टैंकर से भी पानी खरीदते थे. और उसके साथ साथ उन्होंने घर में आरओ भी इंस्टॉल करा रखा था ताकि वो प्योर ड्रिंकिंग वाटर को कंज्यूम कर सकें. तो देख सकते हैं कि सुब्रमण्यम, मतलब ऑल्दो वो पैसे खर्च कर रहे हैं पर उनकी लाइफ सिचुएशन जो है काफ़ी हद तक सही है, बहुत सही है. लेकिन पद्मा का सिचुएशन बहुत ख़राब था. पहली बात तो वो डोमेस्टिक हेल्पर थी, सादा पेट में डोमेस्टिक वर्कर थी. ठीक है. स्लम में रहती थी वो. उसके घर ना तो बाथरूम का कनेक्शन था, ना तो बाथरूम का कनेक्शन, ना ही टैप का कनेक्शन. मतलब एक दिन में 40 मिनट पानी आता था, वो भी 3 बाल्टी भरने जितना ही आता था. मतलब इसके पास पैसे भी नहीं थे और वाटर सप्लाई भी नहीं था. कभी कभी ऐसा होता है ना कि पैसे हों, अगर वाटर नहीं भी आए या फिर कोई सामान भी ना हो ना, पैसे हो ना, तो एक मन में ऐसा सुकून सा होता है कि चलो पैसे तो है मेरे पास, मतलब जब मर्जी हो जब ज़रूरत हो खरीद लेंगे. पर पद्मा के पास ना तो पैसे हैं ना तो रिसोर्स है. पर सुब्रमण्यम के पास पैसे हैं पर रिसोर्स वो खरीद ले रहा है अपने पैसों से. तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. Now come to the fourth question. Write a paragraph describing the water supply situation in your area. तो अपने एरिया का बताना है सब, क्योंकि सबके एरिया का तो अलग अलग है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई हाउस और माई एरिया, तो हमारे यहाँ तो काफ़ी सही है, अपना वाटर है. खैर, तो ये हमारे यहाँ का कोई ऐसा सीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है. ठीक है. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, why does why does water flow in a trickle in summer in most places in India. कह रहा है कि समर सीजन में इंडिया के मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में वाटर की कमी क्यों हो जाती है. इसलिए कमी हो जाती है क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है, वहाँ ग्राउंड वाटर पे भी वाटर की कमी है. और मान लो कि शहरों में क्या है, शहरों में लोग अफोर्ड कर पाते हैं तो घर घर बोरवेल होता है, ऐसा डीप बोरिंग करा लेते हैं वो. तो वाटर क्या है, ग्राउंड लेवल जो पहले कुछ ऊपर हुआ करता था, बहुत सारे बोरिंग की वजह से ग्राउंड लेवल भी तो नीचे चला जाएगा ना. तो इसकी वजह से गर्मियों में जिसका, जो मतलब बोल सकते हैं कि जिसके घर डीप बोर है, मतलब एकदम नीचे तक गया है, उसको तो दिक्कत नहीं आएगी. पर जिसका ऊपर है, थोड़ा ऊपर है, तो उसको तो दिक्कत आएगी. तो ऐसे ऐसे कर करके अब खुद को दिक्कत ना हो, खुद की फैमिली सही से रहे, लोग क्या करते हैं, पैसे लगा लगा कर डीप से डीप बोर करा लेते हैं. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या है कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है, जिसकी वजह से गर्मियों में पानी सूख जाता है ग्राउंड लेवल पे. ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो भी और नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज आती है. ठीक है. नाउ तो आई थिंक इतना समझ में आ गया हो. ठीक. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज
water as part of the fundamental right of life. I mean, water as part of the fundamental right to life. If we talk about, अगर हम fundamental rights की बात करें, पहली बात तो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को मेंशन कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। अगर हम फंडामेंटल राइट्स बोले तो पहले ये 7th हैं, पर अभी ये 6 हैं, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास करंटली अभी में। फंडामेंटल राइट का प्रिंसिपल या फिर कह सकते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहाँ से लिया है, आइडिया कह सकते हैं, ये यूएसए से आया है, क्योंकि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर रहे थे तो उन्होंने इसका पहली बात तो 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से वो गो थ्रू हुए थे, पढ़ा था उन लोगों ने। फिर उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, उन्होंने इंक्लूड किया था। तो यूएसए में फंडामेंटल राइट्स था तो उन्होंने उसको इंक्लूड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले ये 7th है, पर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है और करंटली हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर कभी पूछे कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं तो ये बोलोगे 6 है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। 7th है पहले, पर राइट टू प्रॉपर्टी जो 7th वाला था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3rd में आता है। आई मीन पार्ट 3rd में फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है, ठीक है। वेट, आई विल एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। यस, फर्स्ट थिंग लिया कहाँ से गया है ये, यूएसए से। कहाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में फंडामेंटल राइट है। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम यूनियन के बारे में बात करते हैं। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड में हम सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है इधर, सिटीजनशिप की बात करते हैं। जो थर्ड पार्ट है उसमें हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। अभी फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल से रन करता है, तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर इतना समझ आया। यूएसए से लिया गया है, पार्ट 3rd में आता है, आर्टिकल 14 से 32 तक आता है। आर्टिकल 14 टू जो आर्टिकल 18 है ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी की बोलता है कि हमें बराबरी का हक है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, ठीक। सेकेंड आर्टिकल जो है दैट इज राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। सो राइट टू प्रॉपर्टी जब हम फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसको सबसे पहली बात तो ये पहले इंक्लूड होता था और फंडामेंटल राइट 7 बनाता था, पर अब इसको जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ था 1978 में, इसको जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। इसको नॉर्मल राइट भी कह सकते हैं, मतलब नॉर्मल आर्टिकल, यानी कि 300A, आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को रख दिया गया। और जो फंडामेंटल राइट का स्टेटस इसको दिया गया था, मौलिक अधिकार का जो दर्जा इसको दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को, उसको 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही हटा दिया गया है। तो करेंटली हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है बाबू, ओके। देन आफ्टर अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, ये ना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है लर्न करना कि कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लर्न करने का, ठीक है। तो आई होप कि ये सबको लर्न होना चाहिए, मतलब आई फील कि सबको होना चाहिए लर्न, ठीक है। अभी आई थिंक कि अभी लर्न हो जाए, जैसे कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल बताया 3rd पार्ट में है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में फंडामेंटल राइट है, यूएसए से लिया गया है। 6 हैं, तो फर्स्ट जो फर्स्ट राइट है, फर्स्ट जो है हमारा वो है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। इसमें हम बात तो करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, ये सब हम बात करेंगे। इसमें राइट टू इक्वालिटी में आता है। जो सेकंड राइट है दैट इज़ राइट टू फ्रीडम, हमें आज़ादी का हक है। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स में देता है कि हमें आज़ादी का हक है। ये आर्टिकल जो है वो 19 से 22 तक रन करता है। आर्टिकल 19 से 22 क्या है, राइट टू फ्रीडम। दिस इज़ द सेकेंड फंडामेंटल राइट दैट वी हैव।
ओके ना। एंड द थर्ड फंडामेंटल राइट, जो थर्ड फंडामेंटल राइट है, जो थर्ड फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की कोई हमें हमारा मिसयूज़ नहीं कर सकता, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में मेनली हम ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं कि जैसे वुमेंस को या फिर गर्ल्स को जो स्मॉल एज की होती हैं उनको आई मीन सेल कर दिया जाता है इलीगली, उनको दूसरे कंट्रीज़ में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रैफिकिंग कहते हैं इसको। और एक है बॉन्डेड लेबर या चाइल्ड लेबर, कि जो बच्चे 14 साल के कम के उम्र के हैं, 14 साल से कम उम्र के हैं, उनको उनसे ज़बरदस्ती बोल सकते हैं फोर्सफुली इलीगल काम उनसे करवाया जाता है। तो ये दोनों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास फंडामेंटल राइट है कि अगर ऐसा ऐसा अगर हो रहा है तो सीधा सीधा हम सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं कि भाई हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हो रहा है। ठीक, तो जो कर रहा है वायलेट उसको पनिशमेंट, बहुत कड़ी से कड़ी पनिशमेंट, सज़ा मिल सकती है, उनको मिलेगी, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो जो थर्ड राइट है दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में आता है, जो कि एक अनटच सॉरी एक जो बॉन्डेड लेबर चाइल्ड लेबर की बात करता है और एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे आई मीन सिटीजन्स के लिए हैं। इंडिया में जो भी सिटीजन हैं, जो भी नागरिक हैं, वो सबके लिए है ये एप्लीकेबल। और इसका क्या है, फंडामेंटल राइट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल लगा देना इसका मतलब ये है कि पहली बात तो कि ये सब अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और अगर ये वायलेट होता है, जब मान लो हक है, अगर हक ना मिले, ठीक है, हक छिन जाए, तो सीधा सीधा दौड़ के हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे कि देखो भाई ये हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है जो कि गलत है, इलीगल है, तो सीधा उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, जो फोर्थ फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ, ये आर्टिकल आई मीन ये राइट जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 29 तक रन करता है। मतलब ये हमारे पास हमें धर्म की आज़ादी देता है कि मतलब मान लो कोई भी, अभी मेरा रिलीजन हिंदुइज्म है, मतलब आई एम हिंदू, तो अगर मेरी मर्ज़ी होती है कल को कि नहीं भाई आई वांट टू कन्वर्ट इनटू सिख, मतलब सिख बनना है भाई, पंजाबी बनना है, और जो सिख होते हैं ना वो बनना है, तो मेरे पास ये फंडामेंटल राइट है कि मेरी मर्ज़ी, मैं सिख बन जाऊँ, इसमें कोई बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता अगर मेरी मर्ज़ी हो गई तो। ठीक है, तो ये राइट है 25 से 29 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद आता है कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट। उसके बाद आता है क्या, फिफ्थ जो राइट है दैट इज़ कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट। इसका मतलब है कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट, ये ऐसा राइट है जो हमें एजुकेशन की, मतलब एजुकेशन का राइट देता है कि मान लो कि हमें इंस्टीट्यूशन में, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो वो सबके लिए ओपन है, सब इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग, कोई स्कूल, अगर उसके कुछ फ़ीस हैं, मतलब उसका कुछ फ़ीस है, वो सर्टेन लिमिट है, और अगर हम उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उसमें एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। उसके जो क्राइटेरियाज, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन के, किसी भी कोचिंग स्कूल जो भी है, उसके क्राइटेरियाज को अगर हम फुलफिल कर रहे हैं तो उसको, वो हमें एडमिशन वहाँ मिलना ही चाहिए। ये नहीं कि कास्ट नहीं है या फिर रिलीजन अलग है तो वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर होता है तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट में दौड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, दिस इज, ठीक है, ओके, ये कल्चरल एडुकेशनल राइट। एंड जो लास्ट राइट है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि जो भी राइट्स हमें मिली हैं, वो राइट्स जो हमें मिले हैं और उस राइट्स का वायलेशन में सीधे सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब अगर वायलेशन है सीधा सीधा कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो हम जब फंडामेंटल राइट में बात करते हैं तो आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, ये आर्टिकल है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, ये हमें राइट टू लाइफ देता है। और इसी राइट टू लाइफ में वाटर को इंक्लूड किया गया है कि हमें, कोई भी इंडिविजुअल हो, उसको वाटर की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए ही चाहिए, ये राइट टू लाइफ है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इट इज़ रिटन हेयर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एंड गुड हेल्थ, कह रहा है कि वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो बिना पानी के हो ही नहीं सकते। तो हमारे लाइफ के लिए तो ज़रूरी है ही, हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ज़रूरी तो है ही, उसके साथ साथ गुड हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। ये नहीं कि बेसिक नीड को फुलफ़िल करे जा रहा है, नहाना है, धोना है, ठीक है, नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए पानी चाहिए, बस यही नीड्स को फुलफ़िल नहीं करना है हमें।
पानी तो चाहिए पर उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, हमें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर भी चाहिए, ताकि हम जो हैं वो वाटर रिलेटेड डिजीज़ से बच सकें, बीमारियों से बच सकें। ठीक है, तो हमारा पहली बात तो वाटर की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, पानी हमको मिलेगा और कैसा पानी मिलेगा, सेफ़ एंड प्योर वाटर मिलना चाहिए, इस ये भी हमारा राइट कहता है। ठीक है, कहता है बताओ इंडिया में क्या है ना, वाटर रिलेटेड डिजीज़ से, ये गंदे पानी की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं, लाइक डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा। और ये बीमारियां गंदे पानी की वजह से होती हैं, और ऐसी बीमारियों से कह रहा है कि ओवर 1600 इंडियंस, जिसमें से 5 साल से कम के बच्चे आते हैं, जिनकी डेथ हर दिन होती है, मतलब गंदे पानी की वजह से ये बीमारियां होती हैं, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा। और इन बीमारियों की वजह से हर दिन 5 साल से बच्चों की ज़्यादा डेथ होती है, मतलब और की भी होती है, पर 5 साल के बच्चे जो है ना उससे कम, उनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये जो डेथ हो रहा है, जो डेथ रेट है, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं, कि जब तक हम लोगों को प्योर और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ना कराएं। ये देखो दिल्ली का है ये फिगर, देखो फिगर में क्या है, ये सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई आ रहा है टैंकर से। ठीक है, और ये इंसान जो है ये भर रहे हैं पानी अपनी घड़े में, मटके में पानी भर रहे हैं। तो यही कह रहा है कि अगर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर लोगों को अवेलेबल नहीं होगा, तो पहली बात तो डेथ रेट एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि गंदे पानी से बीमारियां हो रही हैं, और ये कभी कभी क्या होता है कि इसका कोई क्योर भी नहीं हो पाता। तो ऐसी बीमारियों से लोगों की डेथ ना हो, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर रखा है कि ऐसी बीमारियां ना हो, ऐसी सिचुएशन ना देखने को मिले, या फिर कम से कम देखने को मिले। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या करा है, हमें राइट टू वाटर दिया है, और राइट टू वाटर, पानी का हक दिया है, और ये जो हक अधिकार है वो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 में 21 में ये मेंशन किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो रिच हो पुअर हो, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, कोई भी पर्सन रिच पुअर कुछ भी हो, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, और होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो भी एक अफोर्डेबल रेट पे मिलना चाहिए, ताकि वो उसको खरीद पाए। अगर मान लो पैसे से मिल रहा वाटर, तो खरीदने ऐसे दाम पे रखें लोग उस बेचें जो खरीदने लायक हो, यानी कि बहुत हाई प्राइस कर दिया कि खरीद ही ना पाए, तो बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 21, सॉरी पहले बता दे, सॉरी आई सेड कि आर्टिकल 21A, सॉरी आर्टिकल 21A नहीं, आर्टिकल 21A जो है, 21A जो है वो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, आई मिस्टेकन। आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है, पर आर्टिकल 21 की हम बात करें तो राइट टू लाइफ में ही राइट टू ये आता है वाटर। तो कहता है कि हमारे पास, अगर हम बोलें दूसरे वर्ड्स में, तो यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर होना चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब सबको, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो, कोई इनइक्वालिटी होना ही नहीं चाहिए, सारे इक्वल हैं, सबको पानी मिलना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। नहीं होता है तो सीधे सीधे हम जो अग्रीव्ड है वो पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, और कह रहा है कि हमारे हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, यस, जब नहीं होता, वैलेशन होता है, तो हम पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। एक केस आता है, कह रहे 2007 में क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश के महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव का एक विलेजर, कह सकते हैं कि एक आदमी जो है, वो आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का विलेजर जो है एक केस फाइल करता है कि उस गांव में जो नदी है, ठीक है, उस नदी में एक टेक्सटाइल कंपनी है। उधर टेक्सटाइल कंपनी का मतलब, टेक्सटाइल का मतलब कपड़े का कंपनी है, एक कपड़े का कंपनी है उस गांव में, जो अपने पॉइजनस केमिकल्स को उस नदी में डिस्पोज करता है। कंपनी में वेस्ट क्रिएट हुआ है, अभी वो इस वेस्ट को उस नदी में डिस्पोज कर देगा, बहा देगा कंपनी जो है, जिसकी वजह से क्या है कि ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है। कंटेमिनेट का मतलब गंदा हो रहा है, और जब ग्राउंड वाटर गंदा हुआ तो इरीगेशन में दिक्कत आएगी, जो पानी पीने के लिए उसमें भी दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या है कि वो इम्प्योर हो जाएगा ना। तो इन्होंने, इस विलेजर ने केस फाइल किया सीधा सीधा आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में कि देखो भाई, हमारा हक है, राइट टू लाइफ में अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट है, उसमें राइट टू वाटर हमारा फंडामेंटल राइट है, और जो कि वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो बोला कि मेरा राइट टू जो मतलब वाटर है, राइट टू वाटर वायलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी जो हाई कोर्ट है भाई, उसको तो एक्शन लेना ही है। इतना समझ में आ गया होगा कि
कि फंडामेंटल राइट्स में काउंट होता है राइट टू वाटर। तो वही महबूब नगर के डीसी को ये डायरेक्ट किया आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने कि देखो भाई ये गलत काम हो रहा है, उधर कंपनी टेक्सटाइल कंपनी को बंद करो। और दूसरी बात कि हर पर्सन को, गांव के हर इंसान को 25 लीटर वाटर हर दिन सप्लाई करो। ये मेरा ऑर्डर है, ये हम आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है और इसको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू ये दिस पब्लिक फैसिलिटीज़। तो कह रहा है जैसे वाटर हमारे लिए इसेंशियल है और इसकी अवेलेबिलिटी सबको होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट इंश्योर करेगा, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो वैसे वाटर सप्लाई इसेंशियल है, उसके साथ साथ कुछ और फैसिलिटीज़ है जैसे कि हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, सैनिटेशन, साफ़ सफाई होना चाहिए, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, ये भी फंडामेंटल राइट में इंक्लूड होता है। ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती हैं। ये फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल हों, लोग उसका बेनिफिट उठा सकें और उनका डेवलपमेंट हो सके, ये इंश्योर करना गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है, ठीक है। फिर क्या लिखा है इधर, कह रहा है कि पब्लिक फैसिलिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, एक कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि स्कूल एक विलेज में ओपन होता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एजुकेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई सही होता है किसी भी एरिया में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके यस बेनिफिट होंगे ही, उनको बेनिफिटेड होंगे, वो बिल्कुल होंगे। फार्मर्स जो हैं वो पंप सेट लगा सकते हैं इरिगेट करने के लिए फील्ड को, लोग वर्कशॉप्स ओपन कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चले, जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई में उनको दिक्कत नहीं आएगी, रात को स्टडी वो कर पाएंगे, लेट नाइट स्टडी कर पाएंगे वो। तो ये सब फ़ायदे हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की, ठीक है। उसके बाद हम इस आएंगे गवर्नमेंट्स रोल कि पब्लिक फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। अगर मान लो कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है कि समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज टू पीपल। पब्लिक फैसिलिटीज़ लोगों को दिलाने के लिए, अवेलेबल कराने के लिए कोई ना कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेगा, और ये कौन लेगा, तो ये है गवर्नमेंट लेगी, आई मीन